दोस्तों नमस्कार, मैं नंदलाल भारती आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सुन रहे हैं उपन्यास अमानत। अब तक आपने इस उपन्यास की 1 से लेकर 43 कड़ियाँ तक सुन लिया है। आज पुनः इस उपन्यास की 44वीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ। तो आइए सुनते हैं उपन्यास की यह 44वीं कड़ी। दाई माँ तड़प तड़प कर मर गईं। सुषमा को बूढ़ी दादी का सहारा था, वह भी अब नहीं रहा, वह भी अब ख़त्म हो गया। अब क्या, अब तो जो थोड़ी बहुत डर दाई माँ की थी वह भी न रही। सुमित्रा का जंगल के राजा जैसे एक छत्र अब राज था। उधर सुषमा की मामी बिटिया महक और पराग शहर चले गए सच्चिदानंद के पास। सच्चिदानंद को भगवान ने तीसरी औलाद सुवास को भी दे दी। सच्चिदानंद को छोटा भाई भी शादीशुदा हो गया। सच्चिदानंद का छोटा भाई परमानंद भी शादीशुदा हो गया, उसके भी बाल बच्चे हो गए। सब अपने अपने परिवार में खुश थे। सुषमा भी भूत सरीखे बड़ी हो रही थी, परंतु उसका बाप उससे बेखबर था। सौतेली माँ सुमित्रा तो उसकी हड्डी निचोड़ने के प्रयास में ही रहती थी। सुमित्रा एकदम डायन बन चुकी थी, पर पर्दे के पीछे सुषमा के खान खर्चा, कपड़ा लत्ता उसकी ननिहाल से बराबर आता रहता था। सुमित्रा को तो सुषमा के ऊपर जुल्म ढाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जवान हो रही सुषमा पर सुमित्रा तरह तरह के जुल्म ढा रही थी। जवान लड़की को गोबर कंडा बीनने के लिए भेजती, स्कूल नहीं जाने देती। सुषमा का स्कूल जाना लगभग बंद हो चुका था। रजत स्कूल जाने लगा था। उसकी टहल सुषमा को बजानी पड़ रही थी। बाकी समय में सौतेली माँ की किसी तरह से मिट्ठू दादा को सुषमा के स्कूल न जाने और उसको प्रताड़ित किए जाने की खबर लग गई। मिट्ठू दादा सुषमा के घर गढ़ बहादुर पहुँचे। मिट्ठू दादा को देखकर सुमित्रा थाली में पानी भर लाई पैर धोने के लिए, पर मिट्ठू दादा ने मना कर दिया। मिट्ठू दादा सुमित्रा से पूछे, सुषमा कहाँ है? बिटिया सुमित्रा, सुषमा कहाँ है? सुमित्रा बोली, काका सुषमा तो स्कूल गई है। काका स्कूल गई है सुषमा? मिट्ठू दादा, झूठ। सुषमा से तो खेतों में मेहनत मजदूरी करवा रही हो, तुम झूठ बोल रही हो कि स्कूल गई है। मैं बार बार पूछता रहा, पर तुम लोग झूठ ही बोलते रहे। मैं तो तुम लोगों को शरीफ माँ बाप समझता था, पर तुम तो जल्लाद किस्म के निकले। नन्ही सी लड़की से मेहनत मजदूरी करवा रहे हो तुम लोग, पढ़ाई छुड़वा कर। क्या एक अच्छे माँ बाप के यही लक्षण हैं? अरे ठीक है, वह तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमने उसे पैदा नहीं किया है। अरे उसका बाप ही तो तुम्हारा पति है। उसका बाप तुम्हारा पति है तो तुम उसकी माँ ही हुई ना। सुमित्रा, भले ही सौतेली माँ हो, पर हो तो माँ ही। मुझे तो पता था कि नातिन पढ़ रही है। तुम लोग बार बार यही कहते रहे, नातिन से मजदूरी करवा रहे हो। बताओ कितने शर्म की बात है। एक बिन माँ की बेटी दूसरों के खेत में हाड़ फूल रही है, मजदूरी का कर रही है, और तुम लोग झूठ पर झूठ बोलते रहे हो, झूठ बोल रहे हो।
तुम लोगों ने नातिन की पढ़ाई छुड़वा दी। सुना है कि उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है खूब यहाँ। तुम उसकी पिटाई भी खूब करती हो। यह पिटाई प्रताड़ना क्यों करती हो सुमित्रा? उसका पूरा खान खर्च, कपड़ा लत्था तो मैं ही देता हूँ ना, मेरे बेटा बहू देते हैं न। तुम क्या देती हो? तुम्हारे घर में नौकरानी हो गई है मेरी नातिन। सुमित्रा बोली, नहीं काका नहीं, भगवान की कसम, बेटवा की कसम, सुषमा स्कूल ही गई है। वह तो बराबर पढ़ने जाती है। जब से बूढ़ी माँ मरी हैं तब से थोड़ा उदास रहती है। ये बात तो है, पर काका उसे प्रताड़ित कर रही हूँ, यह बात किसी ने आपसे गलत कहा है। नन्ही सी लड़की से हम मेहनत मजदूरी करवाएंगे, वह भी दूसरों के खेत में? नहीं काका, हम मेहनत मजदूरी नहीं करवा रहे हैं। हमारी बिटिया है वो, हम लोग उसको अच्छे से पाल रहे हैं। स्कूल गई है पढ़ने। अरे हमारी भी तो वह बेटी है कि नहीं, हमें भी तो कुछ अधिकार है। हमारी जिम्मेदारी है काका कि सुषमा को पढ़ाऊं, लिखाऊं, होशियार बनाऊं। काका, मैं अपनी बिटिया को अपने पैर पर खड़ा करना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है काका। बैठो, पानी दाना करो, थोड़ा आराम करो। काका, क्या मर्द की कमाई से पेट नहीं भर रहा है कि मैं छोटी सुषमा से मजदूरी करवाऊंगी, मेहनत करवाऊंगी? क्यों काका, बिटिया मेहनत मजदूरी करने लायक है? बिटिया मेहनत मजदूरी करने क्यों जाएगी? काका, दाना पानी करो, गुस्सा थूको, आराम कर लो। किसी ने गलत सूचना दी है। तब तक सुषमा आ ही जाएगी तो खुद ही उससे मिलकर पूछ लेना। जबकि सुषमा तो स्कूल ही नहीं गई थी। सुमित्रा ने तो उसे लकड़ी कंडा बीनने के लिए भेजी थी। वह तो वैसे ही मिट्ठू दादा को अपनी बातों में उलझा रही थी और मिट्ठू दादा भी सही ही समझ बैठे थे। मिट्ठू दादा बोले, ठीक है, वैसे भी धूप जो है तेज हो गई है, बहुत लू है, जाने लायक अभी तो नहीं है। धूप ढलने पर ही जाऊंगा, तब तक सुषमा आ जाएगी स्कूल से। सुमित्रा बोली, हाँ काका, आ तो जाएगी। कहकर मड़ई में खटिया डाली, हुक्का चढ़ा कर दे दी और बोली, काका आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। मिट्ठू दादा बोले, बेटा खाना तो खा कर आया हूँ, भूख नहीं है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं यहीं सोता हूँ, तब तक सुषमा आ जाएगी। इस बार तो सुषमा से मिलकर ही जाऊंगा, चाहे कितनी ही देरी क्यों न हो जाए। सुमित्रा बोली, हाँ काका, तब तक सुषमा आ जाएगी। जब तक सुषमा आएगी तब तक तो खाना भी आपका पच जाएगा। काका, खाना तो मैं बनाती हूँ। खाना बनाने का कहकर सुमित्रा चली गई। उधर मड़ई में लेटे लेटे मिट्ठू दादा सो गए। मिट्ठू दादा को सोता देखकर सुमित्रा चल पड़ी सुषमा को बुलाने, टोकरी में स्कूल का बस्ता रखकर। सुमित्रा सुषमा को स्कूल का बस्ता थमा दी और बोली, तेरे नाना आए हैं तुमको देखने। तुमने संदेश भेजा था कि तुम्हें तेरी सौतेली माँ बहुत दुख दे रही है, पढ़ाई छुड़वा दी है, मजदूरी करवा रही है। तुमने मेरी शिकायत आखिरकार भिजवा ही दी न। खैर, तुमसे तो बाद में निपट लूँगी। सुषमा बोली, मम्मी, हमने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सुमित्रा बोली, तब क्या उनको सपना आया है कि तुम बहुत दुख झेल रही है?
तेरी सौतेली माँ तेरा खून पी रही है रोज रोज। चल ज़्यादा चाल मत चल, ये ले स्कूल का बस्ता टांग ले और गोबर की टोकरी पिछवाड़े रख देना। फिर बस्ता लेकर अपने प्यारे नाना के सामने मड़ई में जाना। वे मड़ई में सो रहे हैं। होशियारी की तो समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, यह याद रखना, बस इतना कहना, नाना स्कूल से आ रही हूँ। इससे ज़्यादा बोली तो तेरी ज़बान तेरे हाथ में दे दूँगी, याद रखना। सुषमा बोली, ठीक है मम्मी, मैं ऐसे ही बोलूँगी जैसा तुम बोल रही हो। मम्मी, तुम्हारा कहा हुआ अक्षर अक्षर याद रहेगा मुझे। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगी, चाहे नाना कुछ भी पूछें, मैं नहीं बोलूँगी मम्मी, नहीं बोलूँगी। यही न चाहती हो, ऐसा ही करूँगी मम्मी। मम्मी, सचमुच कुछ ना बोलूँगी, नाना का पैर छूकर चली आऊँगी, बस ना इतना ही करना है ना मम्मी। सुमित्रा बोली, हाँ, इतना ही करना है, याद रखना, जरा भी होशियारी नहीं करना। ठीक है, अब जा, जल्दी आना, वहीं बैठे नहीं रह जाना। दादी माँ जैसे बातें नहीं करते रहना, आ जाना। उनको खाना भी देना है, खाना भी तुम्हें बनाना है। जा, जल्दी आ जा अपने नाना से मिलकर। ज़्यादा इधर उधर की करेगी तो तेरी टांग तोड़कर बैठा दूंगी। तेरे नाना को बहुत लाड़ प्यार उमड़ आया है। देख, जरा भी भनक लगते ही आ गए पता लगाने नातिन का। ध्यान रखना, जरा सी भी शिकायत न होने पाए। सुषमा अपने नाना के पास गई, पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आ गई। मिट्ठू दादा ने उसे बैठने के लिए बोला तो वह बोली, नाना, स्कूल का काम पूरा करना है, मैं स्कूल का काम पूरा कर लूँ, फिर आती हूँ, अभी मम्मी खाना बना रही है, कहते हुए सुषमा जाने लगी। ओढ़नी में मुंह छिपाते हुए उसके आँखों से आंसुओं का झरना शुरू हो गया था। मिट्ठू दादा बोले, बेटी, स्कूल का काम बाद में कर लेना, मुझे जाना है। तेरी नानी की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो सोच कर आया था कि तुझे घर ले चलूं, पर तू तो पढ़ाई में मशगूल है। चलेगी? कैसे चलेगी? नानी से मिलने चलेगी? मैं तुमको लेने आया हूँ। सुषमा बोली, हाँ नाना, माँ तो आँख खुलने से पहले ही मर गई। कुछ आजी का सहारा था, वह भी छिन गया, अब तो डर लगने लगा है नाना। इतने में सुमित्रा आ गई, बोली, नाना से तो बात कर ली, तेरे ट्यूशन का समय हो गया, जा ट्यूशन से होकर आ जाना। तो आज यहीं रहेंगे काका, शाम को तेरे पापा मुर्गा लाएंगे, मुर्गा बनेगा, सवेरे नाना घर जाएंगे, आज रातें ही रुकेंगे। 8वीं का बोर्ड है, तुझे कोई चिंता फिक्र है कि नहीं है? चल, उठा बस्ता, चली जा ट्यूशन वाले मास्टर के यहाँ। काका पास में ही मास्टर जी रहते हैं। वह मिट्ठू दादा से बोली, पास वाले गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है सुषमा। पुनः सुषमा बोली, सुनती नहीं है सुमित्रा। सुषमा से फिर बोली, सुषमा सुनती नहीं है, जा बस्ता उठा ले, चल मैं तुझे छोड़ आती हूँ। सुषमा आगे आगे, सुमित्रा पीछे पीछे घर में आ गई। सुमित्रा घर में पहुंचकर बोली, सुषमा, तुमने अपने नाना से बहुत दुख सुख की बात कर ली, अब जा टोकरी उठा, शाम को चूल्हा जलाने के लिए, शाम का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन ला।
तेरी पढ़ाई गई भाड़ में, ट्यूशन पढ़ेगी, बहुत पढ़ने वाली हुई है, पढ़कर चाँद पर जाएगी। बहुत पढ़ने वालों को देखी हूँ, अब तुम्हारा ही पढ़ना बाकी रह गया है। अरे घर का काम धाम मन से किया कर, नहीं तो बेच दूंगी एक न एक दिन। ऐसे ही नमक हरामी करती रही तो मुझे नहीं जानी अभी तक तुम। सुषमा बेचारी आंसू बहाते हुए लकड़ी बीनने के लिए निकल पड़ी। दोपहर ढल गई। मिट्ठू दादा सुषमा सुषमा बुलाने लगे। सुमित्रा बोली, क्या कह रहे हो काका? मिट्ठू दादा बोले, बेटी सुषमा कहाँ है? जरा एक गिलास पानी भेज दो, मैं घर जाऊंगा, दूर जाना है। सुषमा को भेज देती, मेरे साथ उसकी नानी की तबीयत खराब है, मिल लेती। उसकी नानी बड़ी उम्मीद से बुलाई है नातिन से मिलने के लिए। बेटी भेज दो मेरे साथ। अरे सुषमा से मुलाकात करवा दो बिटिया, मेरे साथ सुषमा को भेज दो। सुमित्रा बोली, काका सुषमा तो ट्यूशन पढ़ने गई है, अभी स्कूल में छुट्टी भी तो नहीं हुई है कि तुम्हारे साथ भेज दूं। जब छुट्टी लगेगी तो उसके पापा के साथ भेज दूंगी, दोनों बाप बेटी देख आएंगे काकी को। काका आजकल सुषमा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रही है, खाने का उसे ध्यान ही नहीं रहता, बड़ी मेहनत कर रही है। मैं भी उसकी पढ़ाई में ज़रा भी टांग नहीं अड़ाती, पढ़ रही है मन से तो पढ़ने देना चाहती हूँ, जिला में टॉप करेगी। तुम हो काका की कह रहे हो कि साथ भेज दो। काका अभी तो नहीं जाएगी, नाराज न होना, बिटिया की पढ़ाई का सवाल है। मिट्ठू दादा बोले, देखो बेटी जल्दी भेज देना बिटिया, एक बात कहूँ? सुमित्रा बोली, काका एक न चार बात कहो न काका। अपनी ही बेटी से बात करने में हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं कोई गैर तो हूँ नहीं काका। क्यों? कहो न काका, क्या कहना चाह रहे हो काका? मिट्ठू दादा बोले, बिटिया सुषमा को कोई तकलीफ नहीं पड़ने पावे। हाँ कुछ कमी बेसी हो तो मुझे बता देना, जो मुझसे होगा करता रहूँगा। बिन माँ की बेटी है ना, इसकी आत्मा को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए बिटिया। खैर अब तो तुम ही इसकी माँ हो, तुम्हारे ही सहारे तो है। बाप को कहाँ फुर्सत मिलती है कि बेटी को देखेगा। बिटिया कोई इससे गलती हो जाए तो बच्चा समझकर माफ़ कर देना, इसको कोई तकलीफ न पड़ने पाए। सुमित्रा बोली, हाँ काका, कोई चिंता की बात नहीं है, आप परेशान ना होया करिए। इसके पापा तो इतना कमा ही लेते हैं कि भरपेट रोटी मिल जाए, कपड़ा लत्ता ही नहीं बाकी चीज़ें भी आपके ही घर से आ रही हैं। काका कोई शक तो नहीं है न हमारी परवरिश पर? काका कोई शक है क्या? मैं वैसे अपनी बिटिया रानी को रजत से ज़्यादा मानती हूँ। मेरी बड़ी बिटिया है काका सुषमा, भले मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ दे सकती हूँ। भला क्या मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ दे सकती हूँ काका? मैं भले ही न खाऊंगी काका, पर सुषमा को भूखे नहीं रहने दूंगी। सुषमा की जरा भी चिंता न करना काका, हमारी तरफ से बेफिक्र रहना। मिट्ठू दादा बोले, बेटी तुमसे यही उम्मीद है, सौतेली माँ के दाग को धो डालना। लोग तुम्हारा उदाहरण दें ताकि मेरी छाती गर्व से फूल जाए बेटी। सुमित्रा बोली, जरूर काका। अरे काका, सुषमा तो ट्यूशन गई है, जबकि सुषमा को लकड़ी कंडा बीनने के लिए भेजी थी ताकि उसका सामना मिट्ठू दादा से न हो सके। सुमित्रा बोली, अरे रजत के नाना पास बैठो। अरे रजत,
सुमित्रा रजत को बुलाई और बोली, अरे रजत, नाना के पास बैठो, मैं हुक्का चढ़ा कर लाऊं नाना के लिए। रजत मिट्ठू दादा के पास बैठ गया। छोटा रजत माँ के कहे अनुसार मिट्ठू दादा के पास बैठ गया। मिट्ठू दादा रजत से बात करने लगे। सुमित्रा झटपट हुक्का चढ़ा लाई। मिट्ठू दादा हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। मिट्ठू दादा हुक्का पीकर बोले, बिटिया मुझे अब जाने दो, मैं घर जाऊंगा। तेरी काकी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे सुषमा की चिंता लगी रहती है। न जाने क्यों वह डरती है सुषमा के भविष्य को लेकर। मुझे अब जाने दो बिटिया। कहते हुए मिट्ठू दादा 10 रुपये का नोट रजत के हाथ पर रख दिए और 10 रुपया सुषमा के लिए भी अलग से सुमित्रा को देकर चल दिए। गढ़ चौकी सुषमा को सकुशल और सुरक्षित समझकर। मिट्ठू दादा के जाने के बाद सुषमा लकड़ी बीन कर आई। सुमित्रा ने उसे चूल्हा चौका के काम में लगा दी। इसके बाद बाकी घर के काम को करने का हुक्म देती रही। सब निपट जाने के बाद खुद की मालिश का भी हुक्म दिया। सुमित्रा सब काम सुषमा से करवा कर खुद खाना पलंग पर मंगवा कर खाती और वही की। सुमित्रा का खाया बर्तन सुषमा माजी धोई, फिर भी उसको चैन नहीं पड़ा। फिर बुलाई और बांस के डंडे से 2-4 डंडे मारी भी। बोली, मेरी शिकायत अपने ननिहाल भेजती है। तेरा नाना आया था जासूसी करने, मैं उसकी नातिन का खून पी रही हूँ। सुषमा का बाल पकड़कर चाटा लगाई, कई चाटे दनादन मार दी और जोर का धक्का दी। सुषमा मुंह के बल दूर जा कर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद सुमित्रा बाहर से दरवाज़ा लगा दी। रात भर तड़पती रही। बंद कमरे में खुद खाना बनाई, सबको जगह जगह पर ले जाकर दी। इसके बाद भी सुषमा को खाने को नहीं मिला। हाँ, बदले में मार पिटाई। हाँ, यातना जरूर मिली। बेचारी सुषमा तड़पती रही रात भर भूख प्यास से। बैजू रात में काम पर से आया ही नहीं। सुमित्रा अपने आशिकों के साथ प्रेम लीला में मगन थी, दुनिया से बेखबर। उसका एक प्रेमी बोला, प्रिय अब तुम्हारी छुट्टी करने का मन हो रहा है। सुमित्रा बोली, अरे ऐसे कैसे, क्या कह रहे हो? प्रेमी बोला, अरे तुम्हारी सौत की लड़की तो बड़ी हो गई है, कब तक उसे पालोगी? सुमित्रा बोली, अरे मेरी सौत की लड़की अब मेरी सौत बनेगी क्या? कहकर हंस पड़ी। यह बात सुषमा के कानों में पिघले हुए गर्म शीशे सा दर्द दे रही थी। दोनों के बीच में बस दीवार का ही फासला था। सुमित्रा की घिनौनी चाल को सुमित्रा ताड़ गई और दिल पर पत्थर रखकर इस कैद से भागने के ताने बाने बुनने लगी। दोस्तों, ये थी उपन्यास की 44वीं कड़ी। यह कड़ी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सुनते रहिए मेरी कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं। दोस्तों, पुनः उपन्यास की 45वीं कड़ी लेकर शीघ्र हाजिर होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।